हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय एक्स टी ई की पावर 0.1 t cos 10 pi t plus 5. Here t is in second. The time taken for its amplitude of vibration to drop to half of its initial is close to. ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में उसका यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है. ओके जो कि टाइम डिपेंडेंट है. यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई की पावर माइनस ऑफ 0.1 टी cos 10 पाई टी प्लस 5. ओके ये इक्वेशन गिवन है हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. ओके तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और टाइम यहाँ पे हमारा सेकंड में है और यहाँ पे बोला कि जो टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है यहाँ पे हमारे ड्रॉप हो रहे हैं टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल. ओके इज क्लोज टू क्या होगा. ओके तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके तो फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए अगर मैं बात करूं इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ओके वो क्या होता है, एक्स टी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस ऑफ वी टी अपॉन में 2m. ओके cos ओमेगा टी प्लस 5. ओके तो ये होता है मेरा जनरल इक्वेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में डिस्प्लेसमेंट का. ओके ये इक्वेशन किसका है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. ओके उसका इक्वेशन गिवन है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है ओके लेट जो हमारा ए नोट है ये क्या है यहाँ पे हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड. ओके अब बोला है द टाइम टेकन फॉर विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल. ओके तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ हो रहा है, मतलब कि एक्स ऑफ टी जो है यहाँ पे हमारा वो ए नोट बाई 2 हो रहा है यहाँ पे. ओके तो अब यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो एज्यूम करना है कि जो हमारा यहाँ पे ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ओके फॉर ए स्मॉल वाइब्रेशन. ओके तो फॉर ए स्मॉल वाइब्रेशन के लिए देखो cos ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब यहां से एक्स टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए नोट इनिशियली 1 है ई की पावर माइनस का 0.1 इंटू में टी. ओके ये टर्म क्या हो जाएगी cos 10 पाई टी प्लस 5 ये 1 हो जाएगी. अब एक्स टी इज इक्वल टू कितना है, ए नोट बाई 2 है यहाँ पे हमारा. ओके पे ये रख देते हैं वैल्यू ए नोट बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस ऑफ 0.1 टी. अब यहाँ से देखो ए नोट से ए नोट यहाँ पे मेरा कैंसिल आउट हो जाता है. सो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 1/2 दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 0.1 टी. और यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ये इधर आ जाएगा ई की पावर माइनस का 0.1 टी दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर 0.1 टी दैट इज इक्वल टू 2 और यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा 0.1 t और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा ln2. ओके और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693. तो टाइम यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 0.6932 और डिवाइडेड बाय 0.1. ओके तो इज जस्ट नियरली इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 6.93. ओके which is nearly equal to 7. ओके 7 सेकेंड. तो यहाँ से हमें ये टाइम ही बताना था कि कितने टाइम में वो हाफ हो जाएगा इनिशियली का. ओके सो दिस इज द आंसर. अभी देखते हैं अपना ऑप्शन. तो 7 सेकेंड यहाँ से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Hello everyone, the question says that a simple harmonic motion is represented by y equals to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t centimeter
the amplitude and time period of the motion by. So in this question I have to find out amplitude and time period. Now first I will write, we have given y equals to 5 sine of 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. So now we can say this equation by 5 into 2. So multiply and divide upon 2. So we can write this equation as 2 outside 1 upon 2 sine 3 pi t plus root 3 upon 2 cos 3 pi t. Now 5 into 2, that will be equal to 10. So we can write this value 1 upon 2 as cos pi upon 3, that is cos 60 degree sine 3 pi t, and this value we can write this value as sine of 3 pi divided upon 3. So it will become sine of pi upon 3 and cos of 3 pi upon t. So sine a cos b plus cos a sine b, that is equals to sine a plus b. So use this formula. So formula we will use here, cos a sine b plus sine a cos b, that is equals to sine of a plus b. So use this formula and manipulate the value here. So we can write this value will become 10 sine 3 pi t plus pi upon 3. So that is equals to y. Now general equation is y equals to a sine, that is equals to 3 pi t plus, so it will be equal to omega t. Omega is angular frequency and phi is phase angle. Omega t plus phi on comparing this equation. So on comparing this equation we get omega equals to 3 pi. Omega equals to 3 pi and phi equals to pi upon 3. So we can write this value as 2 pi upon t equals to 3 pi. T will be equal to 2 pi upon 3 pi, that is equal to 2 upon 3 second, and phase angle is pi upon 3, and amplitude will be equal to, on comparing this equation, amplitude will be equal to 10 second. 10 only, so its unit will be only 10, and unit will be its centimeter, because all units are in centimeter. Hence option A is right. In this question we have given the period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination अल्फा इज गिवन बाई. हमें क्या बताना है, हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है जो किसी व्हीकल के रूप से बंधा हुआ है, ठीक, और वो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो उसके ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो व्हीकल है वो क्या रहा है, मूव कर रहा है डाउन ऑफ एनी इंक्लिनेशन प्लेन और इंक्लिनेशन गिवन है थीटा इक्वल्स टू अल्फा. ठीक, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या है हमारे पास अल्फा एंगल बना रहा है. अब इस इंक्लिनेशन पे हमारे पास कोई एक व्हीकल मूव कर रहा है डाउन. ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे हम मान लेते हैं व्हीकल का कुछ वेट होगा, उसका मान लेते हैं व्हीकल का सेंटर ऑफ मास इधर था, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नीचे जी लगेगा. अभी हम सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. तो ये एंगल भी अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा अल्फा. तो इसका एक कंपोनेंट हमारा जी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, जी कॉस अल्फा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. एक कंपोनेंट हमारा जो इस व्हीकल का एक्सेलरेशन को अलोंग द इंक्लाइंड आएगा जी साइन अल्फा. ठीक, एक इसका एक्सेलरेशन है व्हीकल का, तो व्हीकल हमारा इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा. ठीक, अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, जी कॉस अल्फा को. ठीक, तो यहाँ से जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स आएगा ओ एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर देगा. तो यहाँ से अभी इससे हमसे कोई मतलब नहीं है. ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ये व्हीकल होगा उसका कुछ वेट नीचे की तरफ लेगा, उसका एक कंपोनेंट जी साइन अल्फा इधर आएगा, एक जी कॉस अल्फा आएगा. ठीक, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास बॉब है, बॉब का भी कुछ मास होगा तो उसका जो वेट होगा नीचे की तरफ लगेगा. अगर एक्सेलरेशन बात करें तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉब का भी नीचे की तरफ लगेगा जी. ठीक, इसका एक कंपोनेंट जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द इंक्लिनेशन, जी साइन अल्फा. ठीक, अच्छा, एक कंपोनेंट हमारा जी कॉस अल्फा होगा, यहाँ पे देखेंगे एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा. ठीक,
तो ये किसमें लगा, वे जो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसके बॉब पे इतने हमारे पास एक्सेलरेशन था। इस जी का एक कंपोनेंट जी साइन अल्फा अलोंग द इंक्लिनेशन था, एक हमारा उसका जी का कंपोनेंट जी कॉस अल्फा था। ठीक, अच्छा ये जो हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो पेंडुलम है एक एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर है, जो हमारे पास व्हीकल है उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन अल्फा अलोंग दिस डायरेक्शन, और पेंडुलम इसी के अंदर है तो इसके अंदर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे सूडो फोर्स क्या होगा, एम जी साइन अल्फा। सूडो फोर्स क्या होता है, अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हो तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मास m है तो इसको एक्सेलरेशन उसका जो फोर्स होगा m इंटू ए के बराबर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे कि इस बॉब पे एक जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो हमारे पास व्हीकल उसका एक्सेलरेशन क्या था, जी साइन अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक सूडो फोर्स अप्लाई करेगा इस बॉब पे और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। किसकी वजह से आया, सूडो की वजह से। अब यहाँ से अगर देखें इस बॉब पे नेट एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो जी साइन अल्फा इसकी खुद की वजह से था, इसकी वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, जी साइन अल्फा इस सूडो फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन इसके पास आया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। जो नेट एक्सेलरेशन बचा जी कॉस अल्फा बचा इस बॉब पे। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इफेक्टिव तो लेंथ तो एल ही रहेगी, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी कॉस अल्फा, क्योंकि हम बॉब पे देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जी कॉस अल्फा, वो क्या है हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें कुछ देर बाद जो इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ होगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, सिंपल पेंडुलम हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे जी कॉस अल्फा इस पे नीचे की तरफ लगेगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और इस पोजीशन के अलॉन्ग हमारा इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। यहाँ पे दो चीज थी, एक जो व्हीकल था उसका खुद का एक्सेलरेशन था जी साइन अल्फा से वो नीचे की तरफ आ रहा था, एक बॉब था इसका एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन था। अब हमें पता है कि कोई बॉडी अगर किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर है तो उस पर एक सूडो फोर्स लगता है। अब बॉब हमारा इस व्हीकल के अंदर था, बधा हुआ था। ठीक, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा कितना, एम जी साइन अल्फा। अगर इस बॉब का मास m होता, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करना है, क्योंकि हमें जब टाइम पीरियड लिखते हैं तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि एक सूडो एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा ऊपर की तरफ आएगा जो इस बॉब के एक्सेलरेशन को कैंसिल कर देगा। ठीक, तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आया जी कॉस अल्फा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो पेंडुलम है इस व्हीकल के अंदर उसके टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। One end of a long metallic wire of length L is tied to the ceiling. The other end is tied to a massless spring of spring constant K, area A, mass M, hangs freely from the free end of the spring, area of cross section, and the Young's modulus of the wire are A and Y respectively. If the mass is slightly pulled down and released, it will oscillate with a time period equal to. So here it is being said, suppose this is a wire attached to a spring and other end is attached with a mass M. So here this spring has spring constant K and this wire has Young modulus as Y, area as A, and let's say its length is given as L. So we can, let's say, replace this wire by an analogous spring. So its spring constant given as K1. Here we can say that for Young modulus Y given as stress by strain. So stress is, let's say, the force acting per unit area divided by strain given as change in length by original length. So here we can say F comes out as Y into A divided by L into delta L, where this YA by L is the, let's say, analogous spring constant. So length has L. Now we can see here these both K1 and K are in series. So for this the equivalent spring constant for series comes as K1 into K divided by K1 plus K. So here K1 is given as YA by L into, let's say, spring constant is K divided by, in the denominator this can be written as YA by L
plus let's say k. So taking LCM, this comes out as YA into K divided by, in the denominator, YA plus K into L. So this is the equivalent spring constant. So the time period here can be written as T is equal to 2 pi root under M divided by K equivalent, where K equivalent here can be written as, let's say, 2 pi root under M divided by K equivalent can be written as Y into K, and in the numerator this comes as YA plus K into L. So this is the time period. So from the four options we can see here option number 2 is the correct answer. So 2 is our answer. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है a highly rigid cubical block A of small mass m and side L is fixed rigidly on another cubical block B of the same dimensions and of low modulus of rigidity neta such that the lower face of A completely covers the upper face of B. The lower face of B is rigidly held on a horizontal surface. A small force F is applied perpendicular to one of the side of A. After the force is withdrawn, block A executes small oscillation, the time period of which is given by. ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एक हाईली रिजिड ब्लॉक है, ठीक है, उसका मास है m, साइड है क्यूब की l, ठीक है, क्यूबिकल साइड शेप में आपका ब्लॉक है, ठीक है। अब बोला गया है कि उसको रखा गया है एक अनदर ब्लॉक के ऊपर, तो ऐसा कुछ मान सकते हैं, ये अगर मेरा ब्लॉक B है, ठीक है, तो ये ब्लॉक A होगा इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। अगर ये दोनों ब्लॉक इस तरह से रखे हुए, हालांकि इनकी शेप क्यूब है तो मैं पीछे की डायरेक्शंस है जो उनको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं इसके फ्रंट व्यू पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से रखे हुए हैं यहाँ पर से, ठीक है। अब देखो बोला गया है कि जो B है इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है जो N, वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, और ये बोला गया है कि जो फेस ऑफ A है, यानी कि ये नीचे ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका ये फेस है, ये कंप्लीटली कवर करता है नीचे वाले फेस को। और अब क्या किया गया है, इसमें स्मॉल फोर्स अप्लाई किया गया है A के, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे फोर्स F लगा दिया। अब ये जो A ब्लॉक है ये तो हाईली रिजिड है, यानी कि इसमें तो कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है ही नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब एकदम फुल रिजिड ब्लॉक है। अब आप खुद अज्यूम कर सकते हो कोई ब्लॉक बहुत ज्यादा रिजिड हो, आप उस पर फोर्स इनपुट करोगे तो क्या उस ब्लॉक पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला ब्लॉक है उसके बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये हाईली रिजिड है, ठीक है, बल्कि इसका तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन है, ठीक है। तो जब ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाएंगे तो ये ब्लॉक नीचे वाला कुछ इसमें शेयर स्ट्रेस आनी चालू हो जाएंगे और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा 5 शेयर स्ट्रेस बोल दो इसको, ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हाईली रिजिड है, इसलिए नीचे वाला ब्लॉक है जो उसके कनेक्शन में उसकी सरफेस है वो उसको खींचेगी और इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगी, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, यही होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ F बाई A इंटू L अपॉन डेल्टा L। अब देखो ये साइड अगर A है, ठीक है, या L है साइड, L गिवन है साइड इसकी टोटल, ठीक है, तो इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, इस फेस का एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा L स्क्वायर, तो F अपॉन L स्क्वायर इंटू L अपॉन डेल्टा L आ गया, L से L क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई F इज इक्वल्स टू N L डेल्टा L। अब देखो लेंथ जो है उसकी क्यूब की साइड की वो कांस्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होती है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो टोटल उसमें चेंज आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल है फोर्स, ठीक है। अब देखो F इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं kx, F इज इक्वल्स टू माइनस kx अगर मैं लिखता हूं तो उसमें k तो अपना SHM कांस्टेंट होता है और x जो होता है वो क्या होता है, वो मीन पोजीशन से जो चेंज आ रहा है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन जो बनी है इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स SHM में जो फोर्स लगता है वो होता है आपका F इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये x की जगह आ गया डेल्टा L, अब इसको कंपेयर करते हैं NL डेल्टा L आ गया, ठीक है, तो x की जगह तो आ गया डेल्टा L, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी जगह क्या आया है, m ओमेगा स्क्वायर की जगह है NL, ठीक है।
तो ओमेगा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, NL/m, ठीक है, अंडर रूट। अब मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2π/ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो लिखूंगा 2π√m/NL, ये आ जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है निकालना ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, m/√NL 2π m/√L, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।